Hello everyone, let's get started with exercise 3.2 chapter 3 की pair of two linear equations. तो ये जो first question है, ये first question में there are 5 or 6 parts and we have to solve these questions using substitution method, right? So 3.2 जो हमारा part है ना, वो substitution method का है. So let's look at it. सबसे पहले x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. अगर तुमने पूरा चैप्टर कर लिया है तो तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन से ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट इट्स ओके, हमें तो सब्स्टिट्यूशन से करना है. सो लेट्स लुक एट सब्स्टिट्यूशन. तो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं. तो आई विल टेक फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, राइट. ये y को राइट में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस वाई आ जाएगी. नेक्स्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम 3. इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन बोलता हूं. तो सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन दी सेकेंड इक्वेशन. सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, हमें जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली है ना, वापस x उसी इक्वेशन में नहीं पुट करना, तो उससे तो इफेक्टिवली 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा. डज नॉट मेक सेंस. आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में जिससे आपने x निकाला है उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है ये x की वैल्यू. तो हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये है हमारे पास x माइनस वाई. x की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई एज इट है इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो ये 14 राइट में जाएगा, 4 माइनस 14 हो जाएगा, और माइनस वाई माइनस 2y बन जाएगा. तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 की वैल्यू माइनस 10 है, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 5. ठीक है, y की वैल्यू कितना आ रही है, 5 आ रही है. अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू के लिए लुक एट द थर्ड इक्वेशन. जहां पर हमने x को y के टर्म्स में लिखा था उस वाले पार्ट पर आ जाते हैं. तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x की वैल्यू क्या होगी, 14 माइनस वाई. वाई कितना है, 5 है, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा 9. एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर x. प्रीटी सिंपल. तो यहां पर फाइनली देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू कितना, 5 हो जाएगा. और आप चाहो तो ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. कैसे वेरीफाई करोगे, आप ये ओरिजिनल इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट करके देख लो. ठीक है, x 9 y 5 है, तो 9 प्लस 5 14 होता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड. फिर 9 माइनस 5 4 होता है, तो ये भी चेक हो गया और ये भी चेक हो गया, हमारा आंसर सही है. x 9 एंड y 5 बिल्कुल सही है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. ये सॉल्व करना है. s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6. तो इस इक्वेशन को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूं. इस इक्वेशन में देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. यहां पर जो फ्रैक्शंस में है ना कोएफिशिएंट, 1/3 कोएफिशिएंट है, ये 1/2 है. तो यहां पर मैं डिनोमिनेटर 3 और 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6. 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं. ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, तीनों टर्म्स s/3 t/2 एंड 6, ये तीनों टर्म्स 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो s/3 इंटू 6 करोगे तो कितना बचेगा, 2s बचेगा. t/2 इंटू 6 करोगे तो 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 36. इसको अब मैं सेकेंड इक्वेशन बोलता हूं. ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं s की वैल्यू निकाल सकता हूं t के टर्म्स में. t राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t. इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल लेते हैं, राइट. एंड नाउ सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन दी सेकेंड इक्वेशन. करके देखें, चलो. तो यहां पर ट्वाइस ऑफ s की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस t आ जाएगा, प्लस 3t एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 36 हो जाएगा. तो यहां पर 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो जाएगा. चलो, तो 2t प्लस 3t बनेगा 5t, 6 उधर माइनस हो जाएगा, 36 माइनस
36 माइनस 6 से 30 हो जाएगा एंड 5 से डिवाइड कर दो आप, तो t की वैल्यू आएगी 30/5 यानी कि 6। t की वैल्यू 6 आ जाएगी, सिंपल है। t तो आ गया, s कैसे निकलेगा? s की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू गो बैक टू आवर थर्ड इक्वेशन। तो यहां से s की वैल्यू कितना आएगी? 3 प्लस t, t कितना है? 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी 9 यहां पर, राइट। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 9 माइनस 6 3 होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो 9/3 3 होगा एंड t था 6/2 भी 3 होगा, सो 3 प्लस 3 इज 6, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा ही है। अब आगे के पार्ट्स में थोड़ा सा फटाफट करूंगा। हमने समझ लिया है कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, तो लेट्स ट्राई टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स अ लिटिल फास्ट। यहां पर ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख सकता हूं। अब जरूरी नहीं है हमेशा x को y के टर्म्स में लिखो, देखो कि चीजें आसान कहां से हो रही हैं। अगर मैं यहां x को y के टर्म्स में लिखूंगा तो देखो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस y होगा। फिर मुझे x को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस y बाय 3, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी। लेकिन यहीं अगर मैं y को इधर लेफ्ट में लाके, राइट में लाके 3 लेफ्ट में लेके जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y सिंपली x के टर्म्स में आ गया, यहां कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो बेटर है हम y को x के टर्म्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 3, ठीक है। और अब इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं y की वैल्यू को, तो 9x एज इट इज आएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 9 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9x, माइनस 3 इंटू माइनस 3 हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 9x इज 0, सॉरी ये राइट साइड में 9 आना था, एंड 9 इधर जाएगा तो 9 माइनस 9 वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हुआ? 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहां पर x तो बचा ही नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि x और y की हर वैल्यू के लिए 0 इक्वल टू 0 होगा। हर वैल्यू इन द सेंस कि x और y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। यहां पर x और y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। क्यों आएंगी बहुत सारी वैल्यूज? अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड से कंपेयर करें तो यहां पर हम a1 अपॉन a2 चेक करें, क्या है? a1 अपॉन a2 है 3/9 जो कि 1/3 होता है इफेक्टिवली। वहीं b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है? वो है -1 अपॉन -3 जो कि इफेक्टिवली 1/3 होता है। और c1 अपॉन c2 अगर आप देखोगे तो वो कितना है? 3/9 विच इज अगेन 1/3। तो हुआ क्या यहां पर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किस केस की कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की, यानी कि यहां पर कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो 2-3 सॉल्यूशंस निकाल देते हैं हम। कैसे निकालेंगे 2-3 सॉल्यूशंस? सिंपल है, क्या करना है आपको? ये जो आपने लिखा है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, यहां पर x की अलग अलग वैल्यू पुट करो, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, x एंड y, ठीक। चलो, अगर मैं x की वैल्यू लेट्स से 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? -3। तो 0, -3, x 0 और y -3 इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस इफेक्टिवली सेम हो गई, कोइंसिडेंट मतलब सेम हो गई। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहां पर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और एक आध दो वैल्यूज और पुट कर लेते हैं। x 1 रखोगे सो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो 1, 0 दूसरा सोल्यूशन हो गया। एक और सोल्यूशन निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये एक और हमारा सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम और भी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। कितने सोल्यूशंस आएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे आपके यहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। और एक्चुअली वेट, ये डेसिमल्स में है, डेसिमल्स में अच्छा नहीं लगता, तो मैं काम करता हूं इन दोनों ही इक्वेशंस को, पूरी इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये बन जाएगा कितना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब डेसिमल्स नहीं है ना, तो अब सोचना थोड़ा सा फिर भी आसान रहता है, कैलकुलेशंस आसान रहेंगी। तो अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकंड। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वहां से मैं x को y के टर्म्स में लिख लेता हूं। y को x के टर्म्स में भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो x को y के टर्म्स में लिखेंगे तो x आ जाएगा कितना, 13 माइनस 3y, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x कितना है, 4 टाइम्स ऑफ x, तो x की जगह आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 कैंसिल आउट होगा 2 से 2 टाइम्स, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 13 होगा 26, 2 इंटू माइनस 3 बनेगा माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो माइनस 6y प्लस 5y माइनस y देगा, 26 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, 23 माइनस 26 कितना बन जाएगा, माइनस 3 बन जाएगा, माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई हमारे पास। y की वैल्यू 3 आ जाती है। अब यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल है, x की वैल्यू, y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x आ जाएगा 13 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, 3 टाइम्स ऑफ 3 इज 9 बाई 2, 13 माइनस 9 होता है 4, 4 बाई 2 हो जाएगा 2। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ जाती है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप चाहो तो यहां पुट करके देख सकते हो, x2 पुट करोगे तो ये 0.4 हो जाएगा, और y3 रखोगे तो 0.3 इंटू 3 0.9, 0.4 प्लस 0.9 इज 1.3, बिल्कुल सही है। यहां पुट करें x2 तो ये हो जाएगा 0.8, यहां y पुट करते हैं 3 तो 0.3 इंटू 3 हो जाएगा 1.5, 0.8 प्लस 1.5 होता है 2.3, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या हो सकती है, सच प्रोसेस तो वही है, कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है, प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको ये याद है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। इतना हमें समझ में आना चाहिए, ये समझ में आता है तो फिर भी चीजें आसान रहेगी। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालता हूं। ओके, तो यहां पर देखो ये 0 है तो √3 इधर जाएगा, तो √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स है वो बन जाएगा माइनस √3 इंटू वाई, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये x की वैल्यू आ गई। तो अब ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, √3 टाइम्स ऑफ माइनस √3 बाय √2 इंटू वाई, ये हो गया √3x, माइनस √8 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इफेक्टिवली क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, और स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो गया 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा 3 और एक माइनस साइन है, तो माइनस 3y बाय √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से y कॉमन ले लेते हैं हम, y कॉमन लेंगे तो ये बनेगा माइनस √3 बाय √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर इसको सिंप्लीफाई मत करो, इसको एज इट इज रहने दो। एक्चुअली ये भी √3 इंटू √3 सिंप्लीफाई तो कर लिया, लेकिन उसकी जरूरत थी नहीं खास। y इंटू अ कॉन्स्टेंट है, ये 0 तो नहीं बनेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव है, दो नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा।
फिर ये जो भी टर्म आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू इफेक्टिवली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर y 0 आ गया तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, सम कांस्टेंट इनटू 0 विल बी 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू भी 0 है। तो यहां पर आपका जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, ये वाले क्वेश्चन में 3x by 2 minus 5y by 3 is -2 और x by 3 plus y by 2 is 13/6। तो अगेन पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे सिंप्लीफाई करने का मतलब कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिख रहे हैं ना वो हटाने हैं मुझे, ये जो 2 3 3 2 दिख रहे हैं ये हटाने हैं। कैसे हटेंगे, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो हर इक्वेशन में। इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर 2 और 3 दिख रहे हैं तो 2 और 3 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 by 2 3 हो जाएगा, 3 into 3 बनेगा 9x। ठीक है, फिर उसके बाद ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 by 3 होगा 2, 2 into 5 10 हो जाएगा, और माइनस है तो -10y इज इक्वल टू -2 into 6, ये बन जाएगा -12। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं, फाइन। फिर इसको यहां पर डिनोमिनेटर 3 2 6 दिख रहे हैं तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x by 3 2x बचेगा एंड 6y by 2 प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 6 into 13/6 बचेगा सिर्फ 13, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं, इसके में x और y के कोएफिशिएंट जो है ना वो छोटे हैं, इसीलिए मैं सेकेंड इक्वेशन उठाता हूं। ठीक है, तो यहां से आई कैन से 2x इज इक्वल टू 13 minus 3y, और अब x को y के टर्म्स में लिखते हैं 13 minus 3y by 2, ये हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 9 टाइम्स ऑफ 13 minus 3y by 2 minus 10y इज इक्वल टू -12, ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी आपको सॉल्व करने की। तो पहले ये 9 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 9 into 13 is 117 minus 3y into 9 -27y अपॉन 2 -10y -12। ठीक है, अब यहां डिनोमिनेटर 2 दिख रहा है तो सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस टर्म इंटू 2 बनेगा 117 -27y, दिस इंटू 2 -20y बन जाएगा, एंड ये इक्वल टू -12 होना था, इक्वल टू -12 है ना, सो इक्वल टू -12 इंटू 2 -24 बन जाएगा। होप समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब -27 -20 हो जाता है -47y इज इक्वल टू -24, और ये इधर राइट में जाएगा -117 बनेगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा -141 बन जाएगा, -47y इज इक्वल टू दिस, माइनस माइनस साइन कैंसिल्स आउट, y की वैल्यू आएगी 141 अपॉन 47। तो कितना टाइम्स जाएगा, ये सोचो 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि एंड में 1 आ जाए, 7 into 3 होता है, तो 47 into 3 कितना होगा, 47 into 3, 3 7s are 21, 1 यहां लिखा 2 यहां लिखा, 3 4s are 12, 12 plus 2 14, 141 आ गया। तो बेसिकली ये 141 क्या होता है, 47 into 3 होता है, तो 47 कैंसिल्स आउट, y की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 3 आ जाती है, y की वैल्यू 3 आ जाती है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो y की वैल्यू, 13 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 9/2, 13 माइनस 9 कितना होगा 4, 4/2 इज 2, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आ जाती है इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि कोएफिशिएंट्स जो है ना वो थोड़े से बड़े थे, बेसिकली फ्रैक्शंस दिए हुए थे ना बहुत सारे, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें दिया हुआ है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24 and hence find the value of m for which m is mx plus 3। तो पहले तो हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं x को y के टर्म्स में यहां पर लिखता हूं, तो 2x क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, और अब 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आएगी 11 माइनस 3y बाय 2। ठीक है,
अब ये जो x की वैल्यू है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली क्या है, पूरा 2x है, ये भी 2x है, तो एक काम करो, ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये 2x एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। तो 2x की जगह आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 आ गया, ओके। अब ये 7y को उधर ले जाओ, प्लस 7y हो जाएगा, माइनस 24 को इधर लाओ, 35 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब y की वैल्यू ये 5 आ गई, तो क्या करो, x की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, राइट। यहां से x की वैल्यू निकलेगी, क्या अब निकलेगी, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5, फाइन। 3 इंटू 5 15 होगा, 11 माइनस 15 होगा माइनस 4, 2x इज माइनस 4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 2। x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, ठीक है। अब ये तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था m की वैल्यू। तो यहां पर इस इक्वेशन में y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 और x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस 2। तो y 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, सिंपल। तो 5 माइनस 3 होगा 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2m। 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 इज इक्वल टू माइनस m, माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 1 आ गई। m की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन करके पहले x और y निकालना है और वो x और y की वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पर आपको आई थिंक 5-6 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो पहले हमें वो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी रहेगी और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर दिया हुआ है और सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। चलो ठीक है, तो यहां पर लेट द बिगर या फिर लार्जर नंबर, बिगर नंबर बी x, जो बड़ा नंबर है उसको x मान लेते हैं, एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये हुआ है इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस 26 दिया है तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 26। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरा क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक दूसरे का 3 गुना है, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। छोटा नंबर तो बड़े का 3 टाइम्स नहीं होगा, एक नंबर बड़ा है एक छोटा है। अब बड़े में ही 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं होंगे। छोटे में 3 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे द बिगर नंबर x इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत सिंपल सा हो जाता है ये क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है ना, तो आप सिंपली x की वैल्यू जो 3y है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी x y के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 3y आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां से हमारे पास आएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। y कम्स आउट टू बी 13 ओवर हियर, ठीक है। तो y 13 आ गया, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी, x क्या है 3 टाइम्स ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ 13 हो जाएगा 39। तो यहां पर जो दो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स क्या हैं, 39 है और 13 है। बड़ा वाला 39 है और छोटा वाला 13 है, और आप बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। बड़ा नंबर 3 गुना है इसका, बिल्कुल है। 39 इज 3 टाइम्स ऑफ 13, बिल्कुल सही। दूसरा क्या था, डिफरेंस 26 होना चाहिए। 39 माइनस 13 कितना होता है, 26 ही होता है, तो ये तो हो गया। 39 माइनस 13 इज 26, वेरीफाई भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां पर जो लार्जर एंगल है, जो लार्जर एंगल है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं x। तो स्मॉलर एंगल जो है, स्मॉलर एंगल
वो क्या हो जाएगा, उसको हम y मान लेते हैं। अब सिंस ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स होते ही वो हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो ये जो लार्जर नंबर है ना x, दिस इज एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स मतलब 18 ज्यादा है तो प्लस 18 करेंगे, किसमें, स्मॉलर में। स्मॉलर नंबर क्या है, y है, ठीक है, एंगल सॉरी। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, डिग्रीज में है। तो x प्लस वाई 180 डिग्रीज एंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो x को y के टर्म्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास आएगा x की जगह y प्लस 18 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो y प्लस y हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 2y हो जाएगा 180 माइनस 18 यानी कि 164 डिग्रीज। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 82 डिग्रीज। तो जो स्मॉलर एंगल है वो कितना आ गया, 82 डिग्रीज आ गया। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या आएगी, 82 प्लस 18। तो 82 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 100 डिग्रीज हो जाएगा। तो दो जो एंगल्स थे हमारे वो क्या आ जाते हैं यहाँ पर, द बिगर एंगल इज 100 डिग्रीज। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, हाँ सॉरी ये गलती हुआ ना, 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 कितना होगा, 162 होगा। ये 162 होगा तो ये होना चाहिए 81, देखा गलती पकड़ा गई, 81, और ये होना चाहिए 81 प्लस 18 यानी कि 99 डिग्रीज। तो अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो इन दोनों का जो सम आएगा वो 180 आएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 18 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and ball. तो cost of each bat हम मान लेते हैं ₹B है, and cost of each ball हम मान लेते हैं कि ये ₹L है। एक बैट की कॉस्ट ₹B है और एक बॉल की कॉस्ट ₹L है। आप इसको x और y भी मान सकते हो, इट्स अप टू यू। अब 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 के, तो इनकी कॉस्ट कितना होगी, एक बैट की ₹B है तो 7 बैट्स की क्या होगी, 7 इंटू ₹B। एक बॉल की ₹L है तो 6 बॉल्स की क्या होगी, 6 इंटू ₹L, राइट। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना फर्स्ट पार्ट में, वहां से मेरे पास इक्वेशन बनेगी 7B प्लस 6L, ये हो जाएगा 3800। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं। होप समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। इतने बैट्स और इतने बॉल्स की टोटल कॉस्ट 3800 है। अब बाद में दिया हुआ है शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। तो 3 बैट्स की कॉस्ट होगी ₹3 और 5 बॉल्स की कॉस्ट होगी ₹5L, ठीक है। इनकी जो टोटल कॉस्ट है यानी इनका जो सम है वो कितना आएगा, 1750 आ जाएगा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो तो सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो यहां पर क्या करें, सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और हम L को B के टर्म्स में लिखेंगे। क्यों मैंने सेकेंड इक्वेशन चूज करी, मुझे पता है अगर मैं L को B के टर्म्स में रखूंगा तो मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा राइट में, और ये 1750 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मैंने L चूज किया है। आप कुछ और चूज कर सकते थे, वो क्या डिवाइड हो जाएगा ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, बस ये है। तो 5L इज इक्वल टू 1750 माइनस 3B। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड होगा 5 से, तो कितना बनेगा ये 5 3 ज़ा 15 25, 350 माइनस 3B बाय 5। ये हो गई L की वैल्यू, ओके। अब ये जो L की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 7B
प्लस 6 टाइम्स ऑफ L जो कि है कितना 350 माइनस 3b/5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3800। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये 7b हो गया। अब यहां से 6 इंटू माइनस 3b आएगा तो ये होगा माइनस 18b/5। पहले मैंने ये लिख दिया और एक टर्म और आएगा क्या 6 इंटू 350, तो 6 इंटू 0 इज 0, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड गया, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 2100 जो कि आ जाएगा 3800। ठीक है, अब 3800 में से 2100 माइनस होगा, ये हो जाएगा 1700। फाइन, और यहां पर एलसीएम लेंगे 5 का, तो 5 इंटू 7 35b माइनस 18b आ जाएगा। 35b माइनस 18b कितना होगा 17b हो जाएगा। तो ये होगा 17b/5 इज इक्वल टू 1700। अब बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। 1700 17 से डिवाइड होगा 100 टाइम्स और ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी 500। b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 500। b क्या है कॉस्ट ऑफ अ बैट। ठीक है, बैट ही लिख देता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 500 रुपीज ईच। ठीक है, अब बॉल की कॉस्ट निकाल सकते हैं वेरी इजीली। यस, एल क्या था बॉल की कॉस्ट, तो कैसे निकलेगी वो हो जाएगी 350 माइनस 3 टाइम्स ऑफ बैट की कॉस्ट 500 अपॉन 5। 500 अपॉन 5 इज 100, 100 इंटू 3 इज 300, 350 माइनस 300 हो जाएगा 50 रुपीज। तो एक जो बॉल की कॉस्ट है वो कितना है 50 रुपीज है ईच। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज। अब आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो सही आ रहा है या नहीं। 7 बैट्स की कॉस्ट 7 इंटू 5 3500 होगी। 6 बॉल्स की कॉस्ट 6 इंटू 50 300 होगी। सो 3500 प्लस 300 3800 होगा, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। और यहां पर दूसरे केस में 3 बैट की कॉस्ट होगी 1500। ठीक है, और 5 बॉल्स की कॉस्ट होगी 50 रुपए के हिसाब से 250। तो 1500 प्लस 250 आएगा 1750। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा क्योंकि जो नंबर्स है ना 3800 1750 थोड़े बड़े नंबर्स है, तो इस तरीके से हम ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक फिक्स चार्ज तो कुछ है ही उसका, वो मतलब ये समझो कि गाड़ी में बिठाने का चार्ज है वो आपका, तुम ट्रैवल करो या नहीं करो, तुमने गाड़ी में बैठे तो उतना चार्ज लगना है। अब तुम जितना भी ट्रैवल करोगे उस हिसाब से हर किलोमीटर का चार्ज एक्स्ट्रा भी है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 155। ठीक है, तो अगर मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 105 रुपए लगेंगे, और अगर मैंने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 155 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ फिक्स चार्ज है प्लस कुछ वेरिएबल चार्ज है, और वेरिएबल चार्ज किस पे डिपेंड करेगा जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हम यहां मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी एफ रुपीज। ठीक है, और फिक्स चार्ज के अलावा चार्ज पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर चलने का जो चार्ज है उसको हम सी रुपीज मान लेते हैं, सी रुपीज पर किलोमीटर। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज मतलब टोटल टैक्सी फेयर निकालना है, तो टैक्सी जो फेयर है कितना हो जाएगा, वो होगा आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको एफ रुपीज तो देने ही देने हैं। अब इसके अलावा मान लो आपने कुछ डी डिस्टेंस ट्रैवल किया और 1 किलोमीटर का आपको सी रुपीज देना है, 2 किलोमीटर का आपको 2C देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर का 3C देना पड़ेगा, तो डी किलोमीटर्स का आपको कितना देना पड़ेगा, डी इंटू सी रुपीज देना पड़ेगा। तो एक जनरल इक्वेशन ये बन गई कि भाई अगर फिक्स चार्ज एफ है और वेरिएबल चार्ज सी है, डिस्टेंस ट्रैवल डी है, तो इतना टैक्सी का चार्ज लगेगा या टैक्सी का जो किराया है वो इतना हो जाएगा। अब पहले केस में बोला है 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपए लगते हैं, तो जो टैक्सी फेयर है 105 वो कितना होगा फिक्स चार्ज प्लस कितना चला है 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू सी हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन।
दूसरा क्या बोला है, 15 किलोमीटर के लिए 155 है, तो चार्ज 155 इज इक्वल टू एफ प्लस 15 इंटू सी, यही हो जाएगा ना, फिक्स चार्ज प्लस किलोमीटर इंटू चार्ज पर किलोमीटर। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन से आई कैन से कि जो f है, f की वैल्यू क्या आएगी, 105 माइनस 10c आ जाएगी, है ना, ये 10c राइट में लेफ्ट में जाएगा, 105 माइनस 10c f की वैल्यू आ जाएगी। अब इस f की वैल्यू को आप क्या करोगे, ये सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना, f की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, तो 155 इज इक्वल टू 105 माइनस 10c, ये हो गया f प्लस 15c हो जाएगा, ठीक है। 105 लेफ्ट में आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 155 माइनस 105 इज 50, माइनस 10c प्लस 15c हो जाएगा प्लस 5c, 5 से डिवाइड कर दें तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 5 से डिवाइड करने पर c की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास जो चार्ज पर किलोमीटर है ना, वो 10 रुपीज है। इसका एक शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो तो बोला हुआ है ना, सब्स्टिट्यूशन से करो, वरना तो इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, आप बिना कुछ लिखे भी कर सकते हो, वो तरीका मैं एंड में बताता हूं अभी। तो c आ गया 10 रुपीज। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से आप फिक्स चार्ज निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 105 इज इक्वल टू एफ प्लस 10 इंटू सी, तो 10 इंटू 10 100, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए का फिक्स चार्ज है। अब सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, आपको निकालना है कि 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो टैक्सी फेयर और टोटल फेयर फॉर 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स कितना हो जाएगा, ये फिक्स चार्ज जो कि है 5 रुपए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू कॉस्ट पर किलोमीटर, एफ प्लस डी सी, एफ है 5, डिस्टेंस है 25, सी है 10, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10 250 प्लस 5 255 हो जाएगा, ठीक है। टोटल फेयर हो जाएगा 255, फाइन। तो ये हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को करने का अब एक दूसरा तरीका बताता हूं, आपको इतना सब सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो क्या कैसे करेंगे, हमें पता है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने का 105 रुपए का चार्ज है और 15 किलोमीटर ट्रैवल करने का चार्ज कितना है, वो है 155 रुपए। हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल फेयर अगर 25 किलोमीटर चले, तो टोटल फेयर क्या होगा, फिक्स्ड फेयर प्लस डिस्टेंस जो कि है 25 किलोमीटर इंटू सी, ये निकालना है। अब देखो यहां पर आन दोनों केस में हुआ क्या, सिर्फ 5 किलोमीटर का अंतर पड़ा डिस्टेंस में, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, तो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़े, 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, 105 की जगह 155 देना पड़ा, यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए 5 किलोमीटर के लिए। तो 15 की जगह अगर मैं 25 किलोमीटर चलता हूं तो कितना एक्स्ट्रा चलूंगा, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलूंगा। 5 किलोमीटर के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना एक्स्ट्रा दूंगा, डबल कर दो, 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 155 की जगह 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो 155 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो यहां पर जो टैक्सी फेयर है ना, वो कितना आ जाएगा, 255 रुपीज आ जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा वो तो बोला हुआ था इसीलिए सब्स्टिट्यूशन से किया, वरना आप लॉजिकली इसको बिना लिखे भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. चलो तो यहां पर let जो न्यूमरेटर है ना, let numerator be n rupees and let the denominator be d rupees, ठीक है। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली n अपॉन डी, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है।
लेकिन फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें n+2, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें d+2। तो ये जो अब नया फ्रैक्शन आएगा ना, ये क्या होगा, 9/11 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 11n+22 इज इक्वल टू 9d+18। चलो, तो 11n इज इक्वल टू 9d एज इट इज रहने दो। 18 में से 22 सब्ट्रैक्ट होगा, -4 हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 9d - 4/11। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना, तो मैंने पहले ही n को d के टर्म्स में लिख लिया यहां। ठीक है, चलो हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगर ये न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो ये जो अब नया फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × n+18 इज इक्वल टू 5 × d+15 हो जाएगा। अब यहां से 6 × n की वैल्यू क्या आएगी, 5 × d, 15 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली n की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देना है यहां पर। तो 6 टाइम्स ऑफ n की जगह आ जाएगा 9d - 4/11 विच इज इक्वल टू 5d - 3। 11 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5d × 11 हो जाएगा 55d, -3 × 11 -33, और ये 6 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 × 9 54d, 6 × -4 इज -24। ठीक है, तो 55d में से ये 54 सब्ट्रैक्ट होगा, d बचेगा यहां, -33 इधर आएगा, +33 बन जाएगा, +33 माइनस कितना है, ये 24 है। ठीक है, 33 - 24 कितना बन जाएगा आपके पास, ये 9। तो d की वैल्यू कितना आ रही है, 9 आ जाएगी। जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू है 9। और अब आपको सिंपली न्यूमरेटर निकालना है, तो यहां से आ जाएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, 9 × d यानी 9 × 9 -4 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 9 × 9 होता है 81, 81 - 4 होगा 77, 77/11 हो जाएगा 7। तो न्यूमरेटर कितना आ गया, 7 आ गया, डिनोमिनेटर है 9 यहां पर। और हमें निकालना क्या था, फाइंड द फ्रैक्शन। हेंस द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज व्हाट, न्यूमरेटर जो कि है 7 अपॉन डिनोमिनेटर जो कि है 9। 7/9 इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमें चाहिए था यहां पर। देयरफॉर फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज 7/9। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट पर चलते हैं। 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? इस क्वेश्चन को मैं आप दो तरीके से करके बताऊंगा आपको। एक तो 2 वेरिएबल में लेके, लेकिन इसी क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल कर लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 2 वेरिएबल बना के ही सॉल्व करना हो। तो चलो पहले तो 2 वेरिएबल बना के करते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज, एजेस में ये समझना बहुत जरूरी है कि कब की एज हम ले रहे हैं। एक्स हम आज की एज ले रहे हैं, 5 साल पहले की, 10 साल बाद की, कब की ले रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, जेकब एंड हिज सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी जे एंड जेकब सन बी एस। जे एंड एस प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है। अब क्या बोला, 5 years hence, hence मतलब फ्यूचर में, आगे 5 साल बाद। तो 5 साल के बाद 5 years hence जेकब की एज क्या हो जाएगी, J + 5 हो जाएगी, और बेटे की एज क्या होगी, S + 5 हो जाएगी। ये इन दोनों की 5 साल बाद की एजेस हो जाएंगी। क्या रिलेशन दिया हुआ है एजेस में, जेकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब की जो एज है ना, उसके बेटे की एज का 3 गुना होगी। तो जेकब्स एज इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो J + 5 इज इक्वल टू 3 × S + 15 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, J की वैल्यू आ जाएगी 3S + 10।
ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन करना है तो मैंने जे को एस के टर्म्स में लिख लिया, सारे लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, 5 years ago, 5 years ago, अगो मतलब क्या, अगो मतलब पास्ट में, 5 साल पहले। तो भाई आज की एज की जे और एस है तो 5 साल बाद की एजेस क्या होंगी, 5 ऐड कर दो दोनों में, सब्ट्रैक्ट कर दो। जेकब की एज होगी J-5 और सन की एज होगी S-5। ये इनकी 5 साल पहले की एजेस हो जाएंगी, राइट। अब 5 साल पहले की एजेस के बारे में क्या बोला है, जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, सो जेकब्स एज इज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ हिज सन। उस समय की एज का 7 times है, आज की एज का 7 times नहीं बोला है। ये बोल दिया ना 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब अब आप 5 साल पहले चले गए, तो उस समय जो जेकब की एज थी वो 7 times है उस समय सन की एज के। तो चलो अब यहां से हम क्या बोलेंगे, J इज इक्वल टू, ये -5 इधर जाएगा, +5 बन जाएगा, 7 इंटू एस, -5 इंटू 7 इज -35। तो J की वैल्यू आ जाएगी 7s -30, ये आ गई। अब सिंपली आपको क्या करना है, J की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो 3s + 10 इधर रख दो, 3s + 10 इज इक्वल टू 7s -30, 7s - 3s हो जाएगा 4s, 30 इधर आके ऐड होगा 40 बनेगा, तो s की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। तो सन की जो प्रेजेंट एज है, सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो गई, 10 years हो जाती है। और जेकब की प्रेजेंट एज क्या होगी, 3 इंटू 10 30, 30 + 10 40, जेकब की प्रेजेंट एज हो जाएगी 40 यहां पर, ठीक है। होप ये समझ में आया आपको। ये हुआ इस क्वेश्चन को 2 वेरिएबल मान के अज्यूम करने का तरीका। इसको आप सिंगल वेरिएबल में कैसे कर सकते हो, अब मैं वो बताता हूं। सिंगल वेरिएबल में करने के लिए देखो क्या करोगे आप, 5 years hence एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। एंड 5 years ago जेकब्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन। तो लेट द एज ऑफ जेकब्स सन 5 years ago बी x। 5 साल पहले जेकब की एज, जेकब के बेटे की एज क्या है, x है, ठीक है। तो देयरफॉर जेकब्स एज क्या रही होगी, जेकब्स एज 5 years ago क्या रही होगी, भाई उसके बेटे की एज जो उस समय थी उसका 7 times है जेकब की एज उस समय, तो उस समय जेकब की एज क्या रही होगी, 7x रही होगी। 7 times बोला है ना, तो 7x रही होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद समझो क्या बोल रहा है वो, ये आज की एजेस नहीं है, ये है 5 साल पहले की। देयरफॉर प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएंगी, जेकब की प्रेजेंट एज क्या होगी, 7x + 5। 5 साल पहले जो एज थी उसमें 5 ऐड कर दो तो आज की एज आ जाएगी, और बेटे की एज क्या होगी, s + 5 हो जाएगी, s नहीं x + 5, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रेजेंट एजेस। अब बात की हुई है 5 years hence की, 5 साल बाद की, 5 years hence, है ना। आज की एज से 5 साल बाद की एजेस के बारे में बात कर रहा है। तो 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, इसमें 5 और ऐड कर दो तो 7x + 5 + 5 7x + 10 हो जाएगा, और बेटे की एज में भी 5 ऐड कर दो तो x + 5 + 5 x + 10 हो जाएगा, ठीक है। होप समझ में आया ये। अब बोला हुआ है 5 साल बाद जो है ना, एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब की जो एज है 7x + 10, दिस इज 3 times एज ऑफ सन जो कि है x + 10। तो 7x + 10 हो जाएगा 3x + 30। तो कुछ गड़बड़ किया मैंने, 7x + 10 is 3 times of x + 10, हाँ नहीं सही है। तो 7x - 3x is 4x, 10 उधर जाएगा, 30 - 10 is 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। x 5 आ गया। बेटे की एज 5 साल है, लेकिन ये कब की है बेटे की एज 5 साल, ये आज की नहीं है, ये 5 साल पहले की एज है, 5 साल पहले की एज है। तो बेटे की आज की एज क्या होगी, 10 साल हो जाएगी, और जेकब की आज की एज होगी 7 × 5 35, 35 + 5 40 हो जाएगी।
तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सिंगल वेरिएबल मान के थोड़ा सा लॉजिक यूज करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट ऑफ द 3rd क्वेश्चन, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।